ओके। सो इन लास्ट क्लास हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, उससे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। तो हम लोगों ने बताया था कि देयर वर फ्यू केसेस जहाँ पे हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि लाइट का डुअल नेचर होता है, और लाइट का डुअल नेचर को समझाने के लिए हमारे पास 3 या 4 एक्सपेरिमेंट्स थे जो किए गए, और उनका जो फिज़िक्स था और उनका जो केमिस्ट्री था वो क्लासिकल फिजिक्स नहीं बता पा रहा था। तो वो कौन कौन से 4 केसेस थे? एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो वैसे सॉल्व नहीं हो पाया था, फिर इज इक्वल्स टू एच न्यू की जो इक्वेशन थी वो प्लैंक्स ने दी थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने सेकंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में भी क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था वो हर्ट्स ने दिया था, और फिर आइंस्टाइन ने उसे एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से जो लाइट है वो फोटोन से बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। तो यहाँ पे हमें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट भी दिखाई देने लग गया, ठीक है। उसके बाद जो एक तीसरा जो केस था जहाँ पे अटोमिक स्पेक्ट्रा हमें दिख रहे थे, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था कि जब तुम एटम्स को हीट करते हो, हीट करने के मतलब कोई भी गैस को तुम हीट करोगे तो हीट करने के बाद वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो एनर्जी रिलीज करता है तो हमें एक ब्लैक बैकग्राउंड पे बहुत सारी कलर लाइंस दिखती हैं, ठीक है। जो इंफ्रारेड में है या जो अल्ट्रावायलेट रीजन में है वहाँ पे लाइंस हमें दिखती नहीं है क्योंकि हम नहीं देख सकते वो रीजन। लेकिन विजिबल जो रीजन होता है 400 टू 750 या 800 नैनोमीटर का, वहाँ पे हमें कुछ कलर की लाइंस दिख रही थी, ठीक है। सो इट वाज अ वेरी वियर्ड ऑब्जर्वेशन कि ये लाइंस कहाँ से आ रही है, इसने कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और ये कौन सी एनर्जी रिलीज कर रहा है। वाई वी आर ओनली गेटिंग दीज 4 लाइन्स, इसके अलावा और कलर क्यों नहीं आ रहे हैं, रेड ब्लू वायलेट, गिनती के 4 कलर क्यों निकल रहे हैं, हमें येलो कलर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आई, और यहाँ पे स्पेसिंग भी इक्वल नहीं है। तुम्हें दिख रहा है कि ये जो पहले की जो 2 लाइन्स हैं इनके बीच में स्पेस कम है, फिर ऊपर वाली लाइन्स क्या है और भी ज़्यादा स्पेस्ड है। तो ये क्या ऑब्जर्वेशन था, कैसा ऑब्जर्वेशन था, जो क्लासिकल फिजिक्स थी वो बिल्कुल नहीं बता पा रही थी, कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या है, ठीक है। सो बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल्स मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि जो स्पेक्ट्रम होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता क्या है कि तुमने यहाँ पे लिया वाइट लाइट सोर्स लिया, ठीक है। वाइट लाइट सोर्स है, वाइट लाइट है तो उसमें पूरा का पूरा सोर्स होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे तुमने क्या रख दिया, एक सैंपल रख दिया। सैंपल क्या कर लेगा, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल तुमने 100 किलो जूल की एनर्जी दी, उसमें से इसने 1 किलो जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। और उसमें से जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, बाकी जो 99 किलो जूल की जो एनर्जी है वो बाहर निकल जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। फिर ये प्रिज्म के थ्रू मूव करेगी और यहाँ पे हमें पूरा स्पेक्ट्रम दिखेगा। अब ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें हमें बहुत सारे कलर्स दिखेंगे। अब विजिबल रीजन तो क्या है, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में, 750 नैनोमीटर के बीच में। उसके आगे हमें ब्लैक कलर दिखेगा, उसके पीछे भी हमें ब्लैक कलर दिखेगा, क्योंकि ये जो कलर्स हैं वो हम देख नहीं सकते। अल्ट्रावायलेट रीजन और जो IR माइक्रोवेव है वो तो हम लोग देख नहीं सकते, हमें सिर्फ क्या दिखता है, विजिबल रीजन दिखता है। ये जो विजिबल रीजन है इसमें क्या दिखेंगे, हमें ब्लैक लाइन्स दिखेंगी, ठीक है। क्यों दिखेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल था या जो एब्जॉर्बिंग सैंपल था उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, और ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब थी वो कोई वेवलेंथ थी लाइट की जो एब्जॉर्ब हो गई है। फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर लिया उसने, या कुछ पॉइंट पे रेड कलर एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहाँ पे ये जो छोटी छोटी लाइंस है ना ये दिखती है, ठीक है। ये हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई है, बीच में जो कुछ एनर्जी थी वो एब्जॉर्ब कर ली और बाकी का बाकी पूरा हो गया, ठीक है। जैसे एक्सरे करते हैं, एक्सरे में कोई बोन है तो बोन तो तुम्हें वाइट वाइट दिखेगी और बाकी पीछे का जो क्या होता है ब्लैक ब्लैक दिखता है, ठीक है। तो जैसे नेगेटिव्स होते हैं उसी टाइप से दिखते हैं, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक कलर्ड है और उसके अंदर कुछ ब्लैक लाइंस हमें दिखती है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो एक्साइटेड सैंपल है, यहाँ पे सैंपल ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद जितनी भी लाइट ट्रांसमिट करी उसमें से हमें कुछ जगह खाली जगह दिखेंगी, और ये जो खाली जगह है वो जो एनर्जी है वो उसने एब्जॉर्ब कर ली लाइट की। अब दूसरा क्या है कि इसी एब्जॉर्बिंग सैंपल को हम लोगों ने सामने रख दिया। अब ये जो एब्जॉर्बिंग सैंपल है इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया तो वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद वो क्या करेगा, वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा। जैसे ही ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो क्या करेगा, कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। इस एनर्जी रिलीज को हम लोग प्रिज्म से डालेंगे और हम देखेंगे ये। तो जो पीछे है वो ब्लैक कलर है और उसके आगे हमें कलर्ड लाइंस दिखेंगी, ठीक है। ये जो लाइंस है वो यही है, देखो यहाँ पे कौन सा कलर है, रेड है, तो ये रेड कलर की लाइन यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे भी लाइट रेड था, ठीक है। यहाँ पे ये येलो कलर था,
इस साइड पे ग्रीन कलर था, ठीक है, और ये ब्लू कलर वाला जो भी वो है वो सारा का सारा उसने एब्जॉर्ब कर लिया था। तो ब्लू कलर जो है वो सारा एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ पे तुम्हें ब्लू कलर दिखाई नहीं देगा, वो तुम्हें क्या दिखेगा, ब्लैक कलर दिखेगा, समझ में? क्योंकि ब्लू कलर वाला जो रीजन है वो सैंपल ने पूरा का पूरा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। सो इसको हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको लाइट दी, ठीक है, लाइट दी तो ये वाइट सोर्स है, लाइट जा रही है। अब ये इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, ब्लू कलर की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद कहाँ चला गया, वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है। और फिर एब्जॉर्ब करने के बाद जो इतनी भी बची हुई लाइट थी वो क्या हो गई, यहाँ पे हम लोगों ने एक स्क्रीन के ऊपर चेक कर ली, ठीक है। तो स्क्रीन पे देखा तो हमें सारी लाइट दिख रही है, सिर्फ एक ब्लू कलर का रीजन है वो क्या दिख रहा है, वो ब्लैक दिख रहा है, क्योंकि उसमें जो ब्लू कलर की जो एनर्जी थी वो एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर का जो रीजन है वो हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में नहीं दिखेगा। ये हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की जो पूरी लाइट थी उसमें से जैसे शेडो होती है, ठीक है। तो लाइट है, कोई भी पर्सन यहाँ पे है, कोई बीकर रखा हुआ है यहाँ पे तुमने, और यहाँ से लाइट जा रहा है, टॉर्च की लाइट जा रही है, तो उसकी जो शेडो होगी वो यहाँ पे तुम्हें दिखाई देगी और बाकी सारी जगह पे लाइट दिखाई देगी, ठीक है। तो ये जो लाइट जो आ रही थी वो जो ऑब्जेक्ट है उसने एब्सॉर्ब कर लिया, तो उसकी शेडो दिखती है, वहाँ पे लाइट नहीं दिखती और बाकी सब जगह पे लाइट दिखती है, ठीक है। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होगा कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है वो एनर्जी अब रिलीज होगी। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया। अब ये क्या था, ग्राउंड स्टेट थी और ये है एक्साइटेड स्टेट। अब हम लोग क्या लेते हैं, एलिमेंट को एक्साइटेड स्टेट में ही ले लेते हैं सीधा। अब ये एक्साइटेड स्टेट से नीचे आएगा, नीचे आएगा तो फिर क्या देगा, ये रेडिएशन देगा, और ये रेडिएशन को फिर हम लोग एक ब्लैक स्क्रीन पे देखेंगे तो हमें क्या होगा, कुछ कलर्स दिखाई देंगे, ठीक है। और वो कौन से कलर होंगे, वही कॉम्प्लीमेंट्री कलर होंगे जो उसने नीचे एब्जॉर्ब किए थे, ठीक है। जो कलर उसने एब्जॉर्ब किया, ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया, तो वो कौन सी लाइट एनर्जी रिलीज करेगा, उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा, और हमें फिल्म पे या डिटेक्टर के पास वो ब्लू कलर दिखाई देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। क्लियर हो गया एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम में? मुझे लगता है किसी को क्लियर नहीं हुआ। हो गया, ठीक है। तो अब जो ये लाइट, ये जो हमारे पास सैंपल्स हैं, कोई सी भी गैस है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, उसको डिस्चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करके वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाके फिर वो एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज करेगा तो हमें क्या दिखाई देंगे, ये कुछ कलर्स दिखाई देंगे, ठीक है। ये जो कलर्स हैं ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं और ये हर एलिमेंट के लिए यही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ कलर्स दिखाई देंगे, जैसे Hg के लिए हमें ये पैटर्न दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्शियम के लिए अलग पैटर्न दिखाएंगे देंगे, अलग कलर दिखाई देंगे। ये जो लाइंस हैं ये क्या दिखा रही हैं, ये दिखा रही हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहले तो वो 1s में होगा, फिर 2s में होगा, फिर 3s, 3p, 2p, 3p, या बीच में जो जो ऑर्बिटल्स आएंगे, तो जब वो यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वापस से आएगा तो कुछ है, तो ये एक पहले लेवल की एनर्जी दिखेगी। फिर वो दूसरे लेवल पे गया तो वो दूसरी लाइन हमें दिखेगी। जब वो तीसरे लेवल पे जाएगा तो ये तीसरी लाइन दिखेगी, ठीक है। और ये जो है ये लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो दिखा रहा है कि इसके बीच में कोई लेवल एग्जिस्ट नहीं करता है। एक लेवल यहाँ पे है और दूसरा लेवल यहाँ पे, तीसरा लेवल यहाँ पे होगा, और यहाँ पे जो दो लाइन्स हैं वो बहुत क्लोज हैं, तो मतलब दो लेवल के बीच में एनर्जी क्या होगा, गैप बहुत ज़्यादा कम होगा। तो ये जो लाइन स्पेक्ट्रा है ये हमें एटम का अरेंजमेंट दिखाता है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल है कौन से 1s2 2s2 2p6, ये जो लेवल्स हैं वो कितनी कितनी स्पेसिंग पे अवेलेबल है, ठीक है। ये लेवल कहाँ पे है और उन लेवल की एनर्जी क्या है वो हमें दिखाई देता है। और इसको दिखाया था, ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है इनके डाटा के बेसिस पे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी कि ये कैसे कहाँ जा रहा है, इसके बेसिस पे नहीं, इनके डाटा के बेसिस पे कि पहली लाइन यहाँ पे आई है, फिर दूसरी यहाँ पे आई है, फिर तीसरी इधर, चौथी इधर, पांचवी इधर। इसके डाटा के बेसिस पे रेडबर्ग एक साइंटिस्ट था जिसने ये रिलेशन बता दिया
कि 1/λ इज इक्वल्स टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है, वेर n1 एंड n2 आर दी लेवल्स, ठीक है, ये हो गया n1, ये हो गया n2 और ये हो गया n3, ठीक है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, उसके बाद फिर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो n की वैल्यू n2 की वैल्यू क्या हो गई 2, सेकेंड लेवल है, और यहाँ पे n1 की वैल्यू कितनी होगी 1। तो अगर मैं n1 और n2 की वैल्यू रख देता हूँ और यहाँ पे r स्टैंड्स फॉर रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, विच इज 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, और अगर मीटर में तुम करना चाहो तो ये 1.096 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स है इसकी वैल्यू, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि सेंटीमीटर वाली याद कर लेना, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स इज easier to remember। तो 1/λ इज बेसिकली न्यू बार, और न्यू बार यहाँ पे होता है वेव नंबर, ठीक है। तो वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/λ, ठीक है, कि कितनी वेव्स हैं 1 मीटर के अंदर, वो वेव नंबर होता है। तो वेव नंबर क्या होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट आर एच या आर एच डिवाइड ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। अगर हम लोग ये n1 और n2 की वैल्यू रख देंगे तो हमें वेव नंबर पता चल जाएगा, वेव नंबर पता चल जाएगा तो उसका हम लोग वेवलेंथ भी बता सकते हैं, वेवलेंथ बता देंगे तो उससे हम लोग एनर्जी भी निकाल सकते हैं, उससे फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाला जा सकता है। और हम लोग बता सकते हैं कि जो ब्लैक स्पेस है उसमें वो लाइन कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, कहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। सो ये मेथड है जिससे हम लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं कि हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है और क्यों है। अब ये जो रेडबर्ग का जो बहुत ही अच्छा काम था कि उसने सिर्फ डाटा के बेसिस पे उसने एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखे और उसने देखा कि ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है, उसके बेसिस पे उसने फॉर्मूला निकाल दिया कि ये ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए, और उसने चेक किया तो ये फॉर्मूला एकदम सही बैठ रहा था। उसके बाद बोर आया और बोर ने हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखा और उसको एक्सप्लेन करा ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी। सिर्फ मैथमेटिकल बेसिस पे और कैलकुलेशन बेसिस पे रेडबर्ग वो सॉल्व कर चुका था, लेकिन बोर ने क्या किया कि उसने बताया कि ये बेसिकली है क्या और ये क्यों आ रहा है, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्यों आ रहा है। तो वो किसने एक्सप्लेन किया, बोर ने एक्सप्लेन किया। और रेडबर्ग ने क्या एक्सप्लेन किया, उसकी सिर्फ कैलकुलेशन एक्सप्लेन करी कि इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो ये होती है। इससे तुम ये लाइंस निकाल सकते हो और समझ सकते हो कि ये लाइन कहाँ पे और कैसे आनी चाहिए, ठीक है। अब बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो जो बोर का जो हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रा है उसमें हमें बहुत सारी लाइंस दिखती हैं, ठीक है। ये लाइंस होती हैं लाइमन, बामन, पाशन, ब्रैकेट एंड पीफन, ठीक है। ये कुछ सीरीज है जहाँ पे जो n1 है ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, और ऊपर ये क्या है, बहुत सारे लेवल्स हैं, और ये जो n1 है n2 है ये शेल्स है, ठीक है। शेल वन वन, फिर ये शेल टू, शेल थ्री, शेल फोर, ठीक है, जैसे एटम बनाते हैं ना हम लोग, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट, फिर ये सेकेंड ऑर्बिट, फिर ये थर्ड ऑर्बिट, और यहाँ पे ये जो शेल है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में होता है, फिर वो यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ से वापस आ सकता है, थर्ड में जा सकता है, फिर वहाँ से वापस आ सकता है, फोर्थ में जा सकता है, और फिर वो वहाँ से भी वापस आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि शेल्स क्या करते हैं कि मूव कर, शेल तो वहीं होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है डिफरेंट एनर्जी लेवल में मूव कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या है कि वो मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जा चुका है, तो वो किसी भी इसमें हो सकता है, मतलब सिक्स ऑर्बिट में हो सकता है, फिफ्थ में हो सकता है, फोर्थ में हो सकता है, थर्ड में हो सकता है, सेकेंड में हो सकता है, वन में नहीं होगा वो, क्योंकि वन में ही तो था वो इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वो कौन सा होता है, n इज इक्वल टू वन वाले में पहले ही शेल में इलेक्ट्रॉन बैठा होता है, ये पहले ही ऑर्बिट में होता है। अब यहाँ पे अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वन में तो रह नहीं सकता, वो कहाँ जाएगा, वो या तो वो टू में जाएगा, या थ्री में जाएगा, या फोर में जाएगा, कहीं पर भी जा सकता है, ठीक है। अब जब ये यहाँ से नीचे आता है, ठीक है, जब ये सिक्स से कहाँ पे आता है, थर्ड पे आ रहा है, ठीक है, तो इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं पार्शियल सीरीज, ठीक है। तो n1 यहाँ पे 1 2 3 4 5 कौन से शेल में वो नीचे आ रहा है, और n2 क्या है, कौन से शेल से वो आ रहा है, ठीक है। तो अगर वो सेकंड और थर्ड शेल से कहाँ पे आता है, फर्स्ट शेल के अंदर आता है, ठीक है,
तो वो कौन सा है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाइट जाती है। ठीक है, तो वो एनर्जी क्या है, यहाँ से किसी भी लेवल से अगर वो फर्स्ट लेवल पे आता है तो ये कौन से रीजन में आती है, यूवी रीजन में आती है। ठीक है, जो कि हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल, ये जो यहाँ पे इससे आगे जो भी स्पेक्ट्रम होगा वहां पे लाइंस होंगी। ठीक है, जैसे इधर वाले पे थी ये वाली। ठीक है, तो ये यूवी सीरीज है। ठीक है, यूवी सीरीज क्या है, ये लाइमन सीरीज है और ये है बामन सीरीज। तो जो अल्ट्रा वायलेट रीजन में है, अल्ट्रा वायलेट रीजन मतलब एनर्जी बहुत हाई होती है यूवी की। तो यूवी की एनर्जी बहुत हाई होती है, तो कौन से लेवल से जाएगा, ऐसे लेवल से आएंगे जिनमें जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट लेवल और सेकंड ऑर्बिट के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा कि जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है और सेकंड ऑर्बिट के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, थर्ड ऑर्बिट के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम हो जाता है। ठीक है, और ऐसे ही क्या होता है, आगे ऊपर कम होता रहता है। तो एनर्जी ऑर्बिट अगर हम लोग बनाएंगे तो पहला ऑर्बिट अगर यहाँ पे है तो दूसरा ऑर्बिट बहुत दूर होगा। ठीक है, फिर तीसरा ऑर्बिट, फिर चौथा, और उनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता होगा कम होता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, एक कॉन्सेप्शुअल चीज़ है जो कि तुम्हें याद रहनी चाहिए कि एनर्जी लेवल्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है, फर्स्ट और सेकंड लेवल के बीच में जो मैक्सिमम डिफरेंस होता है वही होता है। फर्स्ट और सेकंड लेवल के जो एटम के बीच के लेवल्स हैं या ऑर्बिट हैं, उनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो मैक्सिमम होता है, वो मैक्सिमम दूरी पे होता है। उसके बाद जैसे जैसे नंबर तुम बढ़ाते जाओगे उनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो हमेशा कम होता जाएगा। अब ये n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी क्या बता रहा है, n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी नंबर का लेवल है। और जब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे पहुंचेगा, जब ग्राउंड स्टेट से एटम, ग्राउंड स्टेट पे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से पहुंच के कौन से लेवल पे जा रहा है, इन्फिनिटी लेवल पे जा रहा है, मतलब वो वहाँ पे क्या हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे तुम्हें बोला जाएगा कि यहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में और उसने बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो पहुंच गया है इन्फिनिटी लेवल पे। इन्फिनिटी लेवल पे पहुंच गया तो इन्फिनिटी लेवल तो कोई लेवल ही नहीं है। ठीक है, मतलब उसने इतनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया कि वो एटम से बाहर चला गया। ठीक है, आयोनाइजेशन हो गया। तो जब एन की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो तुम्हें क्लियरली समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे आयोनाइजेशन की बात करें कि एटम से पूरा का पूरा बाहर निकाल रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। तो अब ये क्या है, जो लायमन बामन पाशन है, ये सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सीरीज पढ़ी थी, समझी थी और इनके बारे में बताया था कि ये हाइड्रोजन का जो ये लाइंस होती हैं कहाँ कहाँ आती हैं, तो इन्होंने ढूंढी थी और बोर्ड ने उसे एक्सप्लेन किया था। ठीक है, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि बामन सीरीज इज द ओनली सीरीज जो विजिबल रीजन में पड़ती है और जो हमें दिखाई दे सकती है, इसके अलावा हमें कोई दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, विच ऑफ दीज लाइन फॉल इन विजिबल रीजन, या ऐसी कौन से रीजन है, कौन सा क्या है जहाँ पे विजिबल रीजन में हम लोग कौन सी देख सकते हैं। इसी टाइप से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है, या ये क्वेश्चन आ सकता है कि बामन सीरीज है तो ये कौन से लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है। तो यहाँ पे जो लेवल क्या है, सेकंड लेवल पे, ऊपर किसी भी लेवल से वो अगर सेकंड लेवल पे आता है तो उसको हम लोग बामन सीरीज बोलते हैं। अगर वो फिफ्थ शेल पे चला गया है, फिफ्थ ऑर्बिट में चला गया और फिर वो वहाँ से जंप करके सेकंड ऑर्बिट पे आ रहा है, तो एनर्जी जो डिफरेंस है वो कहाँ लाई करता है, विजिबल रीजन में लाई करता है, और वो वाली एनर्जी हमें दिखती है, वो कलर दिखता है हमें। ठीक है, सो ये है सीरीज है लायमन बामन पाशन ब्रैकेट बीफर्ड। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है 1 2 3 4 5, अगर सेकंड पे आ रहा है तो वो बामन होगी, और बामन है तो वो कहीं से भी आ सकती है, थर्ड से, फोर्थ से। ठीक है, पाशन एनर्जी लेवल 3 होगा, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है। तो ये फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, सेवन से, जहाँ पे भी आ रहे हैं, तो पहली वाली लाइन अल्ट्रावायलेट में होती है, दूसरी विजिबल में होती है, और बाकी जितनी भी हैं वो सारी इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। तो हाइड्रोजन की ये तीन ही टाइप की लाइन्स होती है। ठीक है, मतलब तीन ही रीजन में आती है। अब बोर ने क्या किया था, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। तो बोर ने उसको एक्सप्लेन किया था यूजिंग सेवरल पॉस्टुलेट्स। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं पॉस्टुलेट्स ऑफ बोर। तो बोर ने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए कि
ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैसे हो रहा है, क्या है, क्योंकि रेडबर्ग ने तो सिर्फ कैलकुलेशन एक्सप्लेन करी थी कि अगर तुम्हें देखना है तो एन की वैल्यू ये रखो, एन टू की वैल्यू ये रखो, इनको माइनस करोगे तो तुम्हें यहाँ पे एनर्जी या वेव नंबर उसका पता चल जाएगा। तो बोर्ड ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स रेडियस एंड एनर्जी। उसने बोला कि जो हाइड्रोजन एटम होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ फिक्स पाथ में घूमता है, सर्कुलेट घूमता है। ठीक है, तो ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने बात करी थी ऑर्बिट्स के बारे में। ऑर्बिट्स क्या है? ऑर्बिट जैसे हमारे प्लैनेट के होते हैं, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं। तो बोर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये कुछ ऑर्बिट्स होते हैं, फिक्स पाथ होता है, और इलेक्ट्रॉन कभी भी इससे आगे पीछे नहीं हो सकते। दिस इज अ फिक्स पाथ और इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहीं घूमेगा। इलेक्ट्रॉन ना इसके ऊपर घूमेगा ना इसके नीचे घूमेगा। तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन की भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो जैसे स्टेयर्स होती हैं, तो ये स्टेयर्स क्या है, लेवल्स हैं। ये फर्स्ट फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड ऑर्बिट हो गया, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया, ये फोर्थ ऑर्बिट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन बीच में कहीं एग्जिस्ट नहीं कर सकता। या तो हम लोग अगर पैर रखेंगे तो फर्स्ट स्टेयर पे रखेंगे या सेकंड स्टेयर पे रखेंगे। 1.5 पे कोई स्टेयर है नहीं। ठीक है, तो 1.5 नंबर की स्टेयर नहीं है तो वहाँ पे पैर हम लोग रख ही नहीं सकते। वहाँ पे हम लोग रखेंगे तो हवा में पैर रखेंगे हम लोग। ठीक है, और वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। सो यही क्वांटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑर्बिट की फॉर्म में आया कि हमारे पास ऑर्बिट्स हैं और ऑर्बिट्स की कुछ फिक्स्ड एनर्जी है और इन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये ऑर्बिट्स स्टेशनरी होते हैं। ठीक है, मतलब इनकी एनर्जी चेंज नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ अलाउड एनर्जीज हैं। अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी या तो ये एनर्जी होगी या फिर ये एनर्जी होगी। इसके बीच में कोई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर फर्स्ट लेवल पे है, जैसे मैं अगर रिज्यूम करूँ तो ये लेवल ऑर्बिट 1, ये ऑर्बिट 2, ये 3 और ये 4। तो यहाँ पे इसकी एनर्जी 1 किलो जूल है, यहाँ पे इसकी एनर्जी 5 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 1 किलो जूल हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 5 किलो जूल हो सकती है, 6 किलो जूल हो सकती है या 7 किलो जूल हो सकती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 2 किलो जूल नहीं हो सकती। समझ रहे हो? 2 किलो जूल नहीं होगी क्योंकि 2 किलो जूल पे कोई एनर्जी लेवल नहीं है। तो ये जो ऑर्बिट्स है इनकी कुछ फिक्स एनर्जी होती है और इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन्हीं ऑर्बिट में रह सकता है और जो ऑर्बिट की एनर्जी है वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की होगी और इनके बीच में कोई एनर्जी लेवल नहीं होगा। ठीक है, इनके बीच में कोई एनर्जी लेवल नहीं होगा और वहां पे जो एनर्जी है जैसे 5.5 की एनर्जी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। सो दीज ऑर्बिट्स आर अरेंज कोसेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो मतलब एक ही सेंटर होता है और कोसेंट्रिकली इस तरीके से ये अरेंज होता है ऑर्बिट्स। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि इलेक्ट्रॉन का ये अजम्पशंस है, जो पोस्टुलेट्स या अजम्पशंस हैं जो बोर्ड ने अज्यूम कर लिया विदाउट गिविंग एनी रीजन कि क्या रीजन है। बस उसने बोला कि ऐसा होता है और हम लोग इन्हीं पोस्टुलेट्स को लेके सॉल्व करेंगे हाइड्रोजन का एटम। ठीक है, क्यों होता है ये उसने कुछ नहीं बताया, बस उसने अज्यूम कर लिया कि मैंने ये चीज़ अज्यूम कर लिया, अब इसी के बेसिस पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बीच में उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि ये ऐसा क्यों है और कैसे है। ठीक है, बस assumption है प्योर। सेकेंड चीज़ क्या है कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज। जो एनर्जी है ऑर्बिट में, अगर उसकी एनर्जी 2 किलो जूल है, चाहे इलेक्ट्रॉन घूमता रहे या कुछ भी करता रहे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम नहीं होगी। उसने बोला कि ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होती है। 2 किलो जूल है तो 2 किलो जूल रहेगी। अगर 2 किलो जूल की एनर्जी में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। घूमते घूमते क्या होगा, कुछ उसकी एनर्जी वेस्ट होगी। लेकिन उसने सीधा सीधा मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी अगर 2 किलो जूल है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 2 किलो जूल होगी। वो चाहे कितना भी मूवमेंट कर ले उस ऑर्बिट में, कितना भी घूम ले, उसकी एनर्जी उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी पार्टिकल्स कोई भी चीज़ मूव करती है तो उसको एनर्जी खर्च होती है, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा बोर्ड ने मना कर दिया कि एनर्जी कोई खर्च नहीं होगी। अगर वो सेकंड लेवल में है तो सेकंड लेवल की जितनी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की उतनी ही एनर्जी रहेगी, चाहे वो कितना ही इलेक्ट्रॉन मूव करता रहे। ठीक है, हाँ, हाउएवर द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर स्टेशनरी स्टेट टू हायर स्टेशनरी स्टेट। ठीक है,
तो उसने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक लेवल से दूसरे लेवल के बीच में जंप कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में जा सकता है, सेकंड से थर्ड में जा सकता है, या फर्स्ट से थर्ड में जा सकता है, और फिर वो वापस भी नीचे आ सकता है। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर सकता है। कब करेगा? जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। और अगर वो वापस नीचे आएगा तो वो वापस एनर्जी रिलीज करेगा, तो वो क्या होगा? एमिशन स्पेक्ट्रा देगा, ठीक है। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और जब एनर्जी रिलीज कर रहा है, वो वापस आ रहा है और रेडिएशन रिलीज कर रहा है, तो वो एमिशन स्पेक्ट्रा हो जाएगा, और वो उस तरीके का स्पेक्ट्रा हमें दिखाई देगा, ठीक है। बस ये है कि जो एनर्जी होगी वो डेल्टा ई से डिनोट होगी, और उसको हम लोग लिखेंगे एच न्यू के, ठीक है। या फिर डेल्टा ई क्या हो सकता है? ई टू माइनस ई वन, ठीक है। सेकेंड एनर्जी लेवल का जो सेकेंड एनर्जी लेवल है उसकी जो एनर्जी है, और फर्स्ट एनर्जी लेवल है इसकी एनर्जी, अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास इसके बीच में जो एनर्जी है वो आ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन को इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तब जाके वो फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल में पहुंचेगा, ठीक है। और अगर वहां से उसने एनर्जी रिलीज करी है, तो एनर्जी रिलीज करी है तो हम लोग ये बता सकते हैं कि दो एनर्जी लेवल्स के बीच में कितना डिफरेंस है, रेडिएशन को देख के कि कौन सी रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब करी है, उस बेसिस पे डेल्टा ये निकाला जा सकता है, और कौन सी रेडिएशन उसने रिलीज करी है उसका कलर देख के भी, उसका वेवलेंथ देख के भी हम लोग बता सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना है, ठीक है। और डेल्टा ई कैसे निकाला जा सकता है? दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, रेडिएशन को एब्जॉर्ब और एमिशन करा के, या फिर फर्स्ट वाले एनर्जी लेवल को और सेकंड वाले एनर्जी लेवल की प्रॉपर एनर्जी पता हो और उनको डिफरेंस माइनस कर देंगे तो हमें एनर्जी पता चल जाएगा, ठीक है। बस ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रॉन को वापस नीचे आना है तो एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब और एमिटेड विद ट्रांजिशन अकर, जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी जो ट्रांजिशन करना है, वो क्या होगा? डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच न्यू के इक्वल होगा, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू ई टू माइनस ई वन। तो अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी डेल्टा ई अपॉन न्यू, और ई टू माइनस ई वन अपॉन एच, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो लाइट की जो लाइट एब्जॉर्ब करी है या जो लाइट रिलीज करी है, ठीक है, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक, सिंपल है। दिस एक्सप्रेशन इज कॉमनली नोन एज बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। तो इसको, इसका नाम है, इस फॉर्मूले का नाम क्या है? बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल, ठीक है। तो कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हुई है, कौन सी लाइट रिलीज हुई है, उसकी अगर फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालना चाहें तो इससे निकाल सकते हैं, बहुत ही कॉमन चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशन, ठीक है। ऐसा अजम्पशन जो रदरफोर्ड को समझ में नहीं आ रहा था, और रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो इसी बेसिस पे खराब हुआ था, क्योंकि रदरफोर्ड ने भी बोला था कि प्लानिटरी मोशन होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। लेकिन बट उस टाइम ये कंसिडर किया गया था कि इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा, कोई चार्ज पार्टिकल घूमेगा, तो वो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है तो थोड़ी देर में उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी तो वो न्यूक्लियस के अंदर टकरा जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी तो उसकी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कम हो जाएगी, और न्यूक्लियस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लेगा, ठीक है। ये वाला जो एजम्पशन था वो, ये वाला जो ऑब्जर्वेशन था रदरफोर्ड का, वही उस बना कि उसका फेलियर इसी वजह से हुआ कि स्टेबिलिटी नहीं समझ में आ रही थी कि एटम स्टेबल कैसे है, वो तो ऑर्बिट के बीच में घूम ही नहीं सकता है। बट देन बोर ने क्या किया? इस चीज़ को सॉल्व नहीं किया, उसने बस ये बोल दिया कि जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्टेशनरी स्टेट, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एनर्जी स्टेट के अंदर घूमेगा, और वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई से डिनोट किया जाएगा। और इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी में हो सकता है जहाँ पे जो उसका वैल्यू होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल है एच अपॉन टू पाई का। उसने बस इतना बताया और बोला कि इनकी एनर्जी जब भी वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूमेंगे उनकी एनर्जी कम नहीं होगी, ठीक है। उनकी एनर्जी कम नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को कभी भी अपने पास खींच नहीं पाएगा। क्या रीज़न है ये बोर ने नहीं दिया, सीधा अज्यूम कर लिया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वहाँ पे कभी कम नहीं होगी। कम क्यों नहीं होगी? इसका रीज़न उसने दिया कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है, और उसका एंगुलर मोमेंटम अगर कम हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो वो नीचे नहीं जा सकता। क्या मतलब है? मैं फिर से बताता हूँ।
इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर यहाँ पे 2 किलो जूल है और यहाँ पे एनर्जी 1 किलो जूल है, ठीक है, तो ये एनर्जी रिलीज करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 2 किलो जूल से थोड़ी सी कम हो जाएगी, लाइक 1.9 किलो जूल। अब 1.9 किलो जूल पे तो कोई ऑर्बिट ही नहीं है नहीं है। ऑर्बिट क्या है, या तो 2 किलो जूल पे है या फिर 1 किलो जूल पे है, तो बीच में कोई एनर्जी लेवल है नहीं। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली अपनी एनर्जी रिलीज नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 2 किलो जूल है तो वो वहीं रहेगी। उसकी एनर्जी कम हुई तो वो लेवल से नीचे खिसक गया, और नीचे तो कोई लेवल ही नहीं है। समझ में आया? तो इस वजह से उसने ये अजम्पशन ले लिया और उसको अजम्पशन को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया, बस ये बोल दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उन्हीं स्टेशनरी लेवल पे रह सकता है जहाँ पे उनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल है एच अपॉन टू पाई के। ठीक है, तो एक वैल्यू दे दी एच अपॉन टू पाई, एच क्या 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14, और इसके साथ एन की वैल्यू लगा दी। एन क्या है, ये ऑर्बिट की वैल्यू है कि कौन सा ऑर्बिट है। ठीक है, उसके हिसाब से बोल रहे हैं कि अगर फर्स्ट लेवल में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम इतना होगा, सेकंड लेवल पे है तो एंगुलर मोमेंटम इतना होगा। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का मास और किस वेलोसिटी से वो घूम रहा है। एंगुलर मोमेंटम क्या है, अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो नॉर्मल मोमेंटम लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर होता है कि अगर वो सर्कुलर घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो उसने बोला कि इसका एंगुलर मोमेंटम कभी चेंज ही नहीं होता, और एंगुलर मोमेंटम की हमेशा जो वैल्यू होगी वो एच अपॉन टू पाई की होगी। तो पहले की वैल्यू होगी एच अपॉन टू पाई, दूसरे की होगी टू एच अपॉन टू पाई, तीसरे ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो थ्री एच अपॉन टू पाई होगा। ठीक है, तो इसका जो कैलकुलेशन है उसने प्रॉपर कैलकुलेशन करा था, और वो जो कैलकुलेशन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो वो हमें नहीं देखना। ओके, ठीक है। सो दस एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट के बीच में मूव कर सकता है जहाँ पे इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपन टू पाई। ठीक है, या तो वन एच अपन टू पाई में हो सकता है इलेक्ट्रॉन, या टू एच अपन टू पाई में हो सकता है, या थ्री एच अपन थ्री पाई में हो सकता है। एन की वैल्यू इंटीजर है, इंटीग्रल मल्टीपल है, डेसिमल में नहीं हो सकती है, और ऐसे लेवल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऐसे लेवल एग्जिस्ट नहीं करते तो उसकी एनर्जी इससे कम हो नहीं सकती, इससे थोड़ी सी ज़्यादा नहीं हो सकती, या तो इतनी होगी या फिर इतनी होगी या फिर इतनी होगी। ठीक है, तो बेसिकली उसने इतनी सारी अजम्पशंस ले लिया और उसके बाद फिर उसने कुछ कुछ चीज़ें बताई हाइड्रोजन एटम के बारे में। अब बाकी क्या बचा उसका, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लेनेशन। तो उसने पहली चीज़ क्या बताई कि ये जो स्टेशनरी स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रॉन, इनका जो ऑर्बिट है इनको नंबर कर सकते हैं ऐसे 1 2 3 करके, और ये हमेशा इंटीग्रल नंबर होंगे, ये डेसिमल नहीं हो सकते, पहली चीज़। और उसको बोला कि इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये जो ऑर्बिट है इनकी वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 करके होगी, और इसको एन से बोलेंगे, एन इज इक्वल टू 1 2 3, और एन का नाम क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये क्या दर्शाता है, ये बताता है कि उस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, उस एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली शेल्स जो ऑर्बिट थे, लेकिन लेटर हम लोगों को पता चला कि ये ऑर्बिट असली में एग्जिस्ट नहीं करते, तो उसको हम लोगों ने बोला कि ये ऑर्बिट्स नहीं है, ये शेल है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो जो शेल होता है उसकी एनर्जी बताता है, या अभी तक हम लोग बोलेंगे कि उस ऑर्बिट की एनर्जी बता रहा है। ठीक है, द रेडियाई ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स आर एक्सप्रेस एस आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट। जो पहला जो ऑर्बिट है उसका, और दूसरा ऑर्बिट है या इन जो ऑर्बिट है इनका जो रेडियस है उसको आर एन से डिनोट करेंगे, वो होगा एन स्क्वायर अपॉन ए नॉट। ठीक है, ए नॉट क्या है, विच इज 52.9 पी एम। मतलब क्या है कि ये है रेडियस है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट का रेडियस कितना है 52.9। तो आर वन अगर मैं लिखूंगा तो वन का स्क्वायर इंटू ए नॉट कितना होगा 52.9 पी एम पिकोमीटर। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है वो है 52.9 पिकोमीटर। सेकेंड का कितना होगा, टू का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 52.9 पिकोमीटर। थर्ड का कितना होगा 9
इंटू 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से तुम रेडियस निकाल सकते हो। पहले जो फर्स्ट और सेकंड जो ऑर्बिट्स होंगे उनके बीच में रेडियस का डिफरेंस होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, और फिर बाद में जो रेडियस का जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। एज एन इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेज, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियसली उसका जो रेडियस है वो भी न्यूक्लियस से बढ़ता जाएगा। सिंपल। अब ये तो था कि उसने बता दिया कि ये ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट्स में पहला ऑर्बिट कहाँ पे होगा, 52.9 पिकोमीटर पे होगा। दूसरा क्या होगा, 4 इंटू 52.9 पिकोमीटर पे होगा, 9 इंटू 52.9 पिकोमीटर पे, ऐसे होता जाएगा। अब उसके बाद फिर उसने बताया कि इनकी ऑर्बिट्स की जो एनर्जी होती है वो देते हैं हम लोग ई एन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर एच 1/n²। ठीक है, आर एच क्या है, तुम्हारा रेडबर्ग कांस्टेंट है। अब रेडबर्ग कांस्टेंट क्या था, 96500, सॉरी भूल गया मैं क्या वैल्यू थी, 98577, याद नहीं मुझे। हाँ, 109677। तो आर एच की जो वैल्यू थी वो थी 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन वहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे थे, वेव नंबर की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे जो रेडबर्ग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। ठीक है, मतलब एनर्जी की बात करें तो अब हम लोग उसको जूल में लेंगे। उस टाइम क्या है, हम लोग वेव नंबर की बात करें तो तुम्हें दोनों वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, और एनर्जी आर एच क्या है, 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। ये वैल्यू तुम्हें डेफिनेटली याद रखनी पड़ेगी। तो इसके बाद एन स्क्वायर तुम रखोगे तो यहाँ पे तुम्हें एनर्जी पता चलेगी कितनी है। अब यहाँ पे एनर्जी नेगेटिव में है, एनर्जी इज इन नेगेटिव। ये जो नेगेटिव एनर्जी है, एनर्जी नेगेटिव तो हो नहीं सकती। एनर्जी तो क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। या तो जीरो होगी, या 1 किलो जूल होगी, 3 किलो जूल होगी, -1 किलो जूल तो हो नहीं सकती। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो क्या डिनोट करता है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये क्या है कि एनर्जी को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर एनर्जी जीरो है तो मतलब नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन। एनर्जी अगर नेगेटिव है तो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। और एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर रिपल्शन होगा तो हम उसे पॉजिटिव नंबर से डिनोट करेंगे, और दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर अट्रैक्शन होगा तो उससे हम लोग नेगेटिव नंबर साइन से डिनोट करेंगे। तो बस नेगेटिव का मतलब यही है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब सिंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किसके इन्फ्लुएंस में है, प्रोटॉन, और न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसलिए इन एनर्जी लेवल्स को हम लोग नेगेटिव में कंसिडर करते हैं। अब क्या है, द एनर्जी ऑफ लोएस्ट स्टेट, जो लोएस्ट स्टेट जो होती है उसको हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, मतलब n इज इक्वल टू 1, और इसकी जो एनर्जी है वो -2.18 इंटू 10⁻18 जूल आएगी, सेम ही आएगी। ठीक है, द एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट 2 का जो होगा उसमें 2 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब जो टोटल एनर्जी होगी वो 4 से डिवाइड हो जाएगी, मतलब 0.545 इंटू 10⁻18 जूल आ जाएगी। ठीक है, तो ई एन क्या है, माइनस आर एच डिवाइडेड बाय 1/n²। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के बारे में। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का क्या मतलब है, ऐसी स्पीशीज और ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन के जैसे होता है। अब हाइड्रोजन के जैसे क्या होता है, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, नहीं सॉरी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास सॉरी एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के पास क्या है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हीलियम पॉजिटिव अगर हम लोग करते हैं तो उसके पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज कर दिया। तो उसमें भी क्या होता है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। लिथियम 2 पॉजिटिव में भी कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बेरिलियम 3 पॉजिटिव में भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो उन सबको कंसिडर किया जाता है
हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ठीक है, उसको कंसिडर किया जाएगा कि वो हाइड्रोजन जैसा है। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए जो एनर्जी होगा और जो रेडियस होगा उसके लिए भी बोर ने एक वो दिया था, फॉर्मूला दिया था, ठीक है। तो ई एन का जो फॉर्मूला है वो -RH 1/z² अपॉन n² है, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पे z² और मल्टीप्लाई करते हैं। व्हाट इज दिस z²? z² है एटॉमिक नंबर, ठीक है। लिथियम के लिए तो 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, हीलियम के लिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आर एन की भी वैल्यू है 52.9 n²/z, ठीक है। और z क्या है? सिर्फ चार्ज है। अब यहाँ पे आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये जो फॉर्मूलाज हैं ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे z² ऊपर है, यहाँ पे z नीचे है। तो मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही फार्मूला पूछा जाता है और वो उसको इतनी अलग तरीके से लिखा जाता है कि वहाँ पे जाके कंफ्यूज हो जाता है बच्चे कि ये फिर सही फार्मूला क्या था। तो ये जो दो फार्मूले हैं, 2-3 फार्मूले, ये अच्छे से याद करने पड़ते हैं। या फिर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि लिथियम 2+ आयन है और इसका कितना वो होगा, तो तुम्हें याद करना पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या था, z² नीचे था या z² ऊपर था, या z² था या सिर्फ z था। तो ये चीज़ें याद रहती है। देखो n है तो n तो हमेशा स्क्वायर में ही है, एनर्जी में वो z² होता है और रेडियस में वो सिर्फ z होता है, ठीक है। बस ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो तुम्हें वहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में थोड़ा सा ध्यान रखने की होती है, ठीक है। अब जो डेल्टा ई है, डेल्टा ई क्या है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लेवल। अब ऊपर वाले लेवल की मुझे एनर्जी पता है E2 और नीचे वाले लेवल की एनर्जी पता है, तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1 हो जाएगा। तो फर्स्ट लेवल की एनर्जी क्या है? -RH 1/n1², ठीक है। और एन मतलब 2 ले लिया n2² और इसकी क्या हो गई? n1² हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये रख के हमारे पास ये वही फॉर्मूला हो जाता है, डेल्टा E इज इक्वल्स टू RH 1/n1² माइनस 1/nf का होल स्क्वायर, ठीक है। n1 n2 ले लो या ni nf ले लो, ठीक है। इनिशियल फाइनल उस करके ये आ जाएगा और यहाँ से हम अपनी डेल्टा E निकाल सकते हैं, ठीक है। बस ये याद रखना है RH की वैल्यू क्या है? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। ये तुम्हें याद रहनी चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू पुट करके तुम डेल्टा ई एनर्जी निकाल सकते हो। एनर्जी निकालने के बाद ई इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है, तो तुम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। बस फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करना है? न्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन एच कर देना। तो यहाँ पे आर एच अपॉन ये करके इनिशियल माइनस फाइनल का ये, ठीक है। और अगर वेव नंबर में निकालना चाहो तो तुम्हें लैम्डा करके 1/लैम्डा करके तुम्हें डायरेक्टली वैल्यू वहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। सो दीज आर फ्यू फार्मूलाज जहाँ पे दे रखा है, जैसे ये वेव नंबर में निकाल रखा है, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें कोई सा भी फार्मूला लो और बाकी तुम्हें सिंपल फार्मूला पता है, इज इक्वल्स टू एच न्यू इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। और जो वेव नंबर है, वेव नंबर को न्यू नोट करते हैं 1/लैम्डा होता है। तो ये सिर्फ कुछ फार्मूलेज हैं जिससे तुम सारी चीज़ें निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, वेवलेंथ निकालना है तो वेवलेंथ निकाल सकते हो, वेव नंबर निकालना है तो वो वेव नंबर निकाल सकते हो। एक से निकालो और बाकी को फिर जो भी क्वेश्चन में पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग तुम उसे चेंज कर लेना। दूसरी चीज़ क्या है कि जो एनर्जी होती है, अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी और नीचे से ऊपर जाते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो उस केस में जो साइन है वो तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। सो क्वेश्चन है, what is the frequency and wavelength of a photon emitted during a transition for n equal to 5 state to n equal to 2 state in hydrogen atom? तो हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकालनी है। तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 और ये क्या होगा? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/ni² माइनस 1/nf², ठीक है। जूल्स में आ जाएगा। एन आई कितना है? इनिशियल है 2 है और फाइनल ये है, ठीक है। तो नहीं नहीं सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, ये एमिशन जा रहा है, ठीक है। तो 5 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। इनकी वैल्यू तुम सब्सटीट्यूट करोगे एंड यू विल इजीली गेट इट कि कौन सा क्या है, कितनी एनर्जी है, ठीक है। उल्टा भी लिखोगे तो एनर्जी सेम ही आएगा, बस साइन का डिफरेंस होगा। ये याद रखना है कि अगर ऊपर से नीचे जा रहा है
तो माइनस में आना चाहिए एनर्जी, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो एनर्जी पॉजिटिव में आनी चाहिए। ठीक है, एनर्जी तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि वैल्यू तुम्हें दे दी है और फिर उसमें नेगेटिव में भी आंसर है, पॉजिटिव में भी आंसर है। वैल्यू तो डेल्टा ई तो सेम ही आएगा। अब वो हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है वो नेगेटिव हो, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा साइन कौन सा है। तो बस वो ध्यान रख लेना कि अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो एनर्जी पॉजिटिव होगी, और अगर बाहर निकल रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो नेगेटिव होगी। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन है, इसको तुम कर लेना, सॉल्व कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। और ये दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, तो एच ई प्लस है, एच ई प्लस है, तो इसमें जो जेड है इसका अटोमिक नंबर कितना है, 2 है। तो आर एन इज इक्वल्स टू जो भी था एन स्क्वायर ए नॉट डिवाइडेड बाय जेड होता है, और ई क्या होता है, ई वही आर एच यहाँ पे जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है। ठीक है, बस वही जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे और तुम्हें ऑटोमेटिकली एनर्जी यहाँ पे और रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है कि ये एग्जाम्पशन इतने ज़्यादा है और डिटेल बहुत ज़्यादा थी कि किसकी कितनी एनर्जी क्या है। यहाँ से कुछ नहीं आता, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। यही क्वेश्चन आएंगे दो टाइप के, कि यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है, या इधर से वन लेवल से सेकंड लेवल पे गया, थर्ड लेवल पे गया, कितना एनर्जी डिफरेंस है, वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, वो लिंक दो। अच्छा, तो अगर लोअर लेवल से हायर लेवल पे जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और उस केस में जो डेल्टा ई होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, दूसरा केस है, अगर इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। ठीक है, तो एनर्जी इज रिलीज, उस केस में एनर्जी रिलीज होगी और डेल्टा ई जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, दोनों केस में कोई भी लोगे मैग्नीट्यूड सेम आएगा दोनों केसेस में, चाहे तुम इनिशियल को फाइनल से चेंज कर दो या फाइनल को इनिशियल से चेंज कर दो, आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा। बस क्या डिफरेंस आ जाएगा, साइन का चेंज हो जाएगा। ठीक है, वही ध्यान। और किसी को कोई डाउट है? अच्छा, मैं बता दूं, देखो हमने अभी बात करी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, वो बताता है कि कौन सा एनर्जी लेवल है। ठीक है, कि फर्स्ट एनर्जी लेवल है, सेकंड एनर्जी लेवल है, या थर्ड एनर्जी लेवल है, और उसी के बेसिस पे उसकी एनर्जी होती है। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन अगर उस ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। ये नहीं बताएगा कि एग्जैक्टली उसकी एनर्जी कितनी है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। बस वो क्वालिटेटिव बताता है कि इसकी एनर्जी ज़्यादा हो सकती है, उसकी एनर्जी कम हो सकती है। आया समझ में? ठीक, और कोई डाउट? ठीक है, तो फिर हम लोग क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कल 1 तारीख है, तो कल की गजेटेड हॉलीडे है, तो कल हम लोग क्लास नहीं रखेंगे, फिर मंडे की क्लास है। ठीक है।